हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं ने व्यवस्था की है कि विदेशी आक्रमण की स्थिति में और देश के आंतरिक उपद्रव की दशा में संकट काल की स्थिति घोषित की जाए। उस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यह संकट काल की स्थिति 2 महीने तक रहेगी और संसद उसको बढ़ाने का निर्णय न करें। इससे संविधान के निर्माताओं की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने ग्रेव इमरजेंसी शब्द का उपयोग किया है, केवल संकट नहीं, गंभीर संकट का, विदेशी आक्रमण का संकट और देश में व्यापक उपद्रवों का संकट। और संविधान के निर्माताओं ने 2 महीने का समय भी दिया है। यह कहा जा सकता है कि अभी जो संकट काल की स्थिति लागू है उसे संसद ने पुष्ट किया है, लेकिन क्या 5 वर्ष तक निरंतर संकट काल की स्थिति बनाए रखना संविधान के निर्माताओं की मंशा के अनुकूल है? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश के सामने संकट है, लेकिन हमें संकटों के साथ जीवित रहना सीखना होगा। हमें संकटों के साथ लोकतंत्रीय अधिकारों का उपयोग करने का अवसर देना होगा। संकट काल की स्थिति की घोषणा करके हम संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को कुछ काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। कानून के सामने नागरिकों की बराबरी नहीं रहती, संपत्ति के अधिकार भी सीमित कर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत स्वाधीनता संकुचित हो जाती है और बिना कारण बताए किसी नागरिक को नजरबंद कर उसे किसी बोर्ड के सामने पेश करना, यह भी संकट काल की स्थिति में चल नहीं पाता। जब चीन ने आक्रमण किया तब संकट काल की स्थिति की घोषणा की गई। सभी विरोधी दलों ने, सारे देश ने उसका समर्थन किया, लेकिन आज विरोध क्यों हो रहा है? गृह मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि देश के सामने संकट तो है, लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है। खतरे तो हैं, लेकिन खतरों की प्रतीति नहीं है। और यह अनुभूति न तो शासन में है, न प्रशासन में है, न सत्तारूढ़ दल में है, न जनता में है। अब यदि संकट है लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है, तो फिर कानून से संकट की स्थिति बनाए रखने का क्या लाभ होगा? श्रीमान, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं इस चर्चा में भाग लेते हुए कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत के साथ लाने की जो प्रक्रिया अब तक चल रही है, उस प्रक्रिया के आगे बढ़ने की गुंजाइश है, मगर उस प्रक्रिया में किसी को पीछे नहीं लौटने दिया जाएगा। किसी को घड़ी की सुई को पीछे घुमाने का अधिकार नहीं होगा। भारत की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी कि आप जम्मू कश्मीर की घाटी को अधिक स्वायत्तता देकर भूटान के उदाहरण के तौर पर किसी तरह का समझौता करें। अगर ऐसा समझौता किया गया तो क्या यह विधेयक सरकार को उस समझौते से रोकता है? नहीं रोकता है। गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बांटने वाली शक्तियों की बात कही। उन्होंने कहा, यह विधेयक लाया जा रहा है बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ। कोई अगर भारत का हिस्सा भारत से अलग करना चाहे तो मैं समझ सकता हूं। अगर चीन या पाकिस्तान या किसी तीसरे को देना चाहे तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन यह जो बांटने वाली शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कल्पना का जो राष्ट्रीय एकीकरण है, उसमें खतरा डालती हैं। यह बात हमारे दिमाग में संदेह पैदा करती है। राष्ट्रीय सर्वप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता, इसकी अभी तक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हुई है। इसलिए हमने संयुक्त प्रवर समिति में कहा था, इंटीग्रिटी के आगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जोड़ना चाहिए, लेकिन संविधान का हवाला देकर यह प्रस्ताव नहीं माना गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी चुनौती पैदा होती है उससे राजनीतिक स्तर पर निपटना होगा।
गृह मंत्री महोदय भी मानते हैं कि खाली कानून बनाने में ऐसी शक्तियों से निपटारा नहीं हो सकता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि फिर कानून में आप ऐसे अधिकार क्यों लेना चाहते हैं? यह विधेयक खाली सेशन और सेशन तक सीमित रहना चाहिए। देश की सर्वप्रभुता और अखंडता के लिए आपकी कल्पना के अनुसार जो संकट पैदा होते हैं उनका निवारण आप राजनीतिक स्तर पर करिए। कोई मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाया करता है। देश में भाषावाद, प्रांतवाद और छोटे छोटे स्वार्थ अपना सिर उठा रहे हैं। अगर हमें लोकतंत्र में विश्वास है, देश की जनता में विश्वास है, जिस विश्वास की दुआई राजभाषा विधेयक पर भाषण करते हुए वह दे रहे थे, वह संकटों का निवारण करने में समर्थ होना चाहिए। फिर इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्पष्ट करें। श्रीमान, देश की सीमाओं के भीतर अपने विचारों के अनुसार जो भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, उनके प्रति सरकार की अधिकारों का दुरुपयोग करने की भेदभाव की नीति आज स्पष्ट हो गई। इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई देश के किसी भाग को भारत से अलग करने का प्रयत्न करेगा, कोई भारत से अलग होने की बात करेगा, तो उस पर इस कानून को आपत्ति होगी, और कोई अगर भारत के किसी भाग को दूसरे को देने की बात करेगा तो यह भी आपत्तिजनक होगा। लेकिन यह सरकार स्वयं भारत के भाग पड़ोसियों को दे रही है और इसके लिए संसद की सलाह लेना भी जरूरी नहीं है। सरकारी अधिकारी मंत्रियों से परामर्श करके या बिना परामर्श किए भारत की भूमि का दान कर सकते हैं। वह इस कानून के अंतर्गत अवैध नहीं होगा। अब कहा जाता है कि भूमि मिलाना अगर सर्वप्रभुता की सीमा के अंतर्गत आता है तो अपनी भूमि किसी को दे देना यह भी सर्वप्रभुता का हिस्सा है। क्या सरकार इसके लिए यह व्यवस्था मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिनमें भूमि देनी पड़ती है वह संसद की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं होंगे? लेकिन यह हमारे अधिकारियों और मंत्रियों को छूट देता है देश की सर्वप्रभुता अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए। मगर यदि कोई दल ऐसा काम करेगा तो उसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कोई दल ऐसे काम करे, लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति खड़े होकर यह कहे कि जो 1/3 भाग हमारे कश्मीर का पाकिस्तान के पास है वह पाकिस्तान को देकर हमें समझौता कर लेना चाहिए, तो क्या यह इस विधेयक के अंतर्गत दंड का भागी होगा? मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें। मैं प्रधानमंत्री नेहरू की चर्चा नहीं करता। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से यह अवसर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने नहीं माना तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। हम 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को देकर उस पर से अपना दावा छोड़कर समझौता करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या यह विधेयक सरकार के हाथ बांधता है? श्रीमान, यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न सत्तारूढ़ दल में है, न जनता में है। अब देश का मनोविज्ञान बदल गया है और इस मनोविज्ञान को फिर से बदलने के लिए कदम उठाए बिना संकट काल की स्थिति को जारी रखना ठीक नहीं होगा। क्या इस देश के सामान्य कानून इस स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिनकी ओर संकेत करके गृह मंत्री महोदय अपने वचन से मुकर जाना चाहते हैं? मैं उन्हें वचन भंग का दोषी ठहराता हूं। जिस दिन नई लोकसभा की बैठक आरंभ हुई, पहले ही दिन आकर उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति देश के केवल कुछ भागों तक सीमित रहेगी। कुछ सोच समझकर उन्होंने घोषणा की थी। आज वह दिन संकटों की ओर इशारा कर रहे हैं। वे संकट नए नहीं हैं, वे संकट उस समय भी थे। हाँ, केवल एक ही नया संकट पैदा हो गया है। वह समझते थे कि विरोधी दलों का समर्थन संविधान में संशोधन करने के लिए वह प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विरोधी दल उनको अनुग्रहित करने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह जरूरी है कि हम सरकार की मदद करें? आपको हमें समझ जाना होगा कि देश में वस्तुतः संकट है और आप उस संकट का निराकरण करने के
लिए अधिकार चाहते हैं और किसी बात के लिए नहीं। क्या भारत सरकार विदेशी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सन्नद्ध हो रही है? क्या हम 1962 में की गई उस पावन प्रतिज्ञा को कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक इंच भूमि को आक्रमण के चंगुल से मुक्त नहीं कर लेंगे, पूरा करने जा रहे हैं। यदि सरकार उस भूमि को मुक्त कराने के लिए कदम बढ़ाए तो हम संकट काल की स्थिति का समर्थन करने को तैयार हैं। यदि सरकार 1/3 जम्मू कश्मीर को मुक्त करने के लिए आगे बढ़े तो हम इस सरकार को असाधारण अधिकार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ करना नहीं चाहती। देश के प्रति किए गए संकल्पों पर यदि पानी फेरना चाहती है और सरकार इसलिए अधिकार चाहती है कि एक आशंका है नया आक्रमण होने वाला है। क्या यह आशंका उस दिन नहीं थी जिस दिन सदन में घोषणा की गई थी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति को कुछ क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाएगा? वे क्षेत्र कौन से हैं यह भी स्पष्ट करें। धन्यवाद।